हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अपने हिंदी सब्जेक्ट की महा मैराथन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 3 तारीख से 5 तारीख को आपके एग्ज़ाम होना निश्चित है। ठीक है, तो उसमें हम रिवीजन के लिए आज हम क्या देखेंगे, आज हम हिंदी सब्जेक्ट की महा मैराथन देखेंगे। क्या देखेंगे? महा मैराथन देखेंगे, जिसमें हम हिंदी में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे और इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्लास से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी जोड़ लें, जिससे जहाँ से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ये हमारी फ्री क्लासेस हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, तो इस क्लास में क्या देखेंगे? इस क्लास में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम क्या देख रहे हैं? हिंदी सब्जेक्ट में क्या देखेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और इससे आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं। ठीक है, और इन्हीं बहुविकल्पीय से ही अति लघु प्रश्न भी बनते हैं। तो आप इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, शुरू करने से पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में भी देख लेते हैं। हमारा फ्री बैच जो है उसमें हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सभी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है। उनमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें हमने सीक्वेंस में सभी क्लासेस का कंप्लीट सिलेबस कराया है। आप जल्दी जल्दी उसका रिवीजन कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो काव्य को कितने भागों में बांटा गया? काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आ और बा दोनों, यानी कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पठन का अर्थ होता है। पठन का अर्थ है, तो पठन का अर्थ क्या होता है? पठन का अर्थ होता है वाचन। पठन को क्या कहते हैं? पठन को वाचन भी कहते हैं। पठन को क्या कहते हैं? पठन को वाचन भी कहते हैं। और पठन और वाचन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? सासुर वाचन और मौन वाचन। क्या होते हैं? सासुर वाचन और मौन वाचन। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ससुर वाचन और मौन वाचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मौन वाचन का उद्देश्य है। मौन वाचन का उद्देश्य है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? वाचन गति का विकास करना। क्या है? वाचन गति का विकास करना और पठित सामग्री का अधिग्रहण करना। क्या है? पठित सामग्री का अधिग्रहण करना क्या है? ये मौन वाचन का क्या है? ये मौन वाचन का क्या है? उद्देश्य है। ये मौन वाचन का क्या है? उद्देश्य है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर, आदि क्या होता है? मतलब शुरू में, यानी कि प्रारंभ। आदि से निकलकर क्या होता है? उसके अर्थ को बदल देते हैं। आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए घबराहट। ठीक है, घबराहट। इसमें जो राहट है, यानी कि आहट है, जिसमें आहट है, वो क्या है? वो प्रत्यय शब्द है। क्या है? प्रत्यय शब्द है। तो क्या है? जो शब्द किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, श्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। क्या है? श्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्रा, श्रा का क्या अर्थ होता है? ये जो बनता है, ये जो बनता है वो शा और रा से बनता है। ठीक है, अगर एग्जाम में इस प्रकार से आए तो आप इसको करेक्ट करें, और अगर आपको एग्जाम में हलंत लगाकर, रा में हलंत लगाकर आ आए तो आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे, ना कि इसको। ठीक है, ना कि इसको। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, इसी प्रकार से और संयुक्त अक्षर देख लेते हैं। श्रा का निर्माण किससे किया गया है? श्रा का निर्माण किया गया है शा र से। किससे? शा र और आ। किससे? शा र और आ। इसी प्रकार से त्रा का, इसी प्रकार से त्रा का किया है त र अ। किससे किया है? त र अ। ठीक है, इसी प्रकार से ज्ञा का किससे किया गया? ज्ञा का किया गया ज ज। ठीक है, ज इया, ज इया और आ। ठीक है, अगर एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं, अगर एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं तो आप इस प्रकार से इनका आंसर दें। और अगर इनमें हलंत लगकर नहीं आता, यानी कि रा रा, ठीक है, और अगर इनमें हलंत लगकर नहीं आता है, रा त्रा, ठीक है, और इया, इनमें अगर नहीं लगकर आता है तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि ये, इसमें अगर इसमें रा में हलंत नहीं होता तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें करेक्ट क्या है? ये, क्योंकि रा को हमने जब हलंत लगाते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जैसे कि स र, रा में किसकी ध्वनि आ रही? आ की। तो किससे मिलकर बने हैं? ये बने हैं व्यंजन से मिलकर बने हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, खा का उच्चारण स्थल है। खा का उच्चारण स्थल है, तो खा का उच्चारण स्थल क्या है? मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर में पढ़ाया है उच्चारण स्थान को, और आज भी हम इस क्लास में देख लेते हैं सभी उच्चारण स्थान को। तो क्या है? कचट तप। क्या है? कचट, क च ट त प, कचट तप। ठीक है, जिसमें से अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान। का से कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। चा से तालु हो जाएगा, चा से क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ट मूर्धा हो जाएगा, टा क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, ता हो जाएगा दंत हो जाएगा, ता क्या होगा? दंत होगा। और पा क्या होगा? पा होगा ओष्ठ। ठीक है, पा क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो इसमें क्या होगा? कंठ में क्या आएगा? कंठ में का वर्ग के सभी अक्षर आएंगे। क्या आएंगे? का ख ग घ अड़ा। क्या होगा? क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो ये का वर्ग में आएंगे। इसी प्रकार से तालु, तालु में क्या आएगा? चा वर्ग आएगा, चा छा जा झा इया। ठीक है, इसी प्रकार से मूर्धा में टा वर्ग। दंत, दंत किस में आएगा? ता वर्ग में आएगा। ओष्ठ, ओष्ठ आएगा पा वर्ग में। किसके? पा वर्ग में आएंगे। तो ये हो गया हमारे उच्चारण स्थान। तो इसमें पूछा गया है कि खा का उच्चारण स्थान है। खा का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मुद्रा शब्द का अर्थ है। मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? मुद्रा शब्द का क्या अर्थ है? अंगूठी भी मुद्रा को कहते हैं, रुपया भी कहते हैं और आकृति भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा शब्द को अंगूठी, रुपया तथा आकृति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अज शब्द का अर्थ है। अज शब्द का अर्थ है, तो अज का अर्थ क्या होता है? अज का अर्थ होता है दशरथ के पिता। क्या होता है? दशरथ के पिता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, तो गद्य की महत्वपूर्ण विधा क्या है? कहानी। क्या है? कहानी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये महत्वपूर्ण विधा है गद्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कहानी तत्व के आधार पर, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। कहानी तत्व के आधार पर कहानी कितने प्रकार की होती है? तो कहानी होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज हमारा रिवीजन क्लास है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, यानी कि जल्दी जल्दी हम इस रिवीजन को आसानी से कर लें, जिससे हमारा क्या होगा, लास्ट टाइम पे हम इसको करके चले जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप शुरू में ही एक अच्छा टीचर पर इम्प्रेशन जमाएंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि जब आप बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे करते हैं तो एग्ज़ाम ये समझता है कि हाँ, जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है
और उसने अच्छे से ही किया होगा। इसीलिए आप शुरू में बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सभी को करें, ठीक है। ध्यानपूर्वक और साफ सुथरी राइटिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, यानी कि शुरू में आप शुरू करें बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर उसके बाद अति लघु प्रश्न और उसके बाद लघु प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से इस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को करें। अपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो दिया ही होगा, ठीक है, तो आपको इसका आइडिया तो होगा ही बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहानी को कितनी विधाओं में बांटा गया, 4 विधाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। क्या विधि है, आरंभिक अवस्था, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, उपयुक्त विधि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, चित्र विधि। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो चित्र के माध्यम से ही ज़्यादातर सीखते हैं, जबकि उनको अगर वार्तालाप या प्रश्नोत्तर माध्यम से सिखाएंगे तो वो इतना अच्छे से नहीं सीखेंगे जितना कि चित्र विधि के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वाक्यों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जा सकता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है, तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है रचना के आधार पर, पहला क्या है, पहला है रचना के आधार पर, ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा है अर्थ के आधार पर। दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के वाक्य। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है रचना के आधार पर, पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार में बांटा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सरल वाक्य। वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो उद्देश्य किस प्रकार से होता है, जैसे जंगल में शेर आ गया, जंगल में शेर आ गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, इसको हमें पहचानना है। तो इस वाक्य में जो जंगल में आ गया, जंगल में आ गया, ये क्या है, जंगल में आ गया, ये क्या है, ये है हमारा विधेय। ये क्या है, विधेय। ये क्या है, ये है विधेय, ठीक है। और उद्देश्य इसमें क्या है, उद्देश्य है शेर। शेर क्या है, शेर उद्देश्य है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जो जंगल में आ गया यानी कि, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विधेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किन्हें कहते हैं, तो मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें पहले एक वाक्य होता है जो प्रधान होता है और उसमें क्या होते हैं, उसमें और दूसरे क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं। क्या होता है, जिनमें एक साधारण वाक्य होता है, जिनमें एक साधारण वाक्य होता है और तथा दूसरा जो होता है वो उपवाक्य होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। इनकी पहचान ये होती है, इनकी पहचान एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि मिश्रित वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और सरल वाक्य कौन सा है। तो मिश्रित वाक्य की पहचान होती है जिसमें की जो शब्द, जो वाक्य की से जुड़ा हो या फिर जो सो से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, जो सो से जुड़ा हो, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी वैसी से बड़ा हो, जैसी वैसी से बना हो, या फिर जिसकी उसकी, जब तक तब तक, यदि तो यद्यपि तदपि। तो ऐसे शब्द जिन वाक्यों में आते हैं तो उनमें कौन सा वाक्य निहित होता है, उनमें मिश्रित वाक्य निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्या हो, प्रधान उपवाक्य हो
और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? तो वो वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें। तो जल्द से जल्द हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली, किसको? टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें। अभी टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैंने आपको कराई है फ्री क्लासेस। आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य ना करने का बोध होता है, जिन वाक्यों से क्या होता है? किसी बात या कार्य ना करने का बोध होता है, उन्हें कहते हैं निषेधवाचक। क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। श्याम स्कूल जाओ, श्याम स्कूल जाओ। तो इसमें क्या हो रहा है? इस वाक्य में कोई आज्ञा दे रहा है, यानी कि माँ कह सकते हैं, माँ आज्ञा दे रही है कि श्याम स्कूल जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? ये आज्ञावाचक हो जाएगा। ये शब्द कौन सा हो जाएगा? ये वाक्य हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। आह कितना सुंदर दृश्य है। तो जिन शब्दों में आह है, ठीक है, या फिर हाय ऐसे शब्द आते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उसमें उन्हें विस्मय सूचक या विस्मय वाचक वाक्य कहा जाता है। कौन से वाक्य कहते हैं? विस्मय वाचक वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। तो इसमें डाउट है कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं है, यानी कि इसमें संदेह है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये वाक्य हो गया संदेहवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया? संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो, जिन वाक्यों में किसी इच्छा या कामना का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? जिससे जो क्लास का एटमॉस्फेयर है, क्लास का वातावरण जो है वो कैसा रहता है? सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है। तो उसमें कौन सा कौशल होता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर प्रणाली से क्या होता है? छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, क्योंकि इसमें शिक्षक जो होता है वो बच्चों से प्रश्न पूछता है। ठीक है, शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चे क्या करते हैं? और बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कक्षा का वातावरण जो है वो कैसा रहता है? सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो कैसे होती है? संकेतों द्वारा होती है, भाव भंगिमाओं द्वारा होती है और वाणी द्वारा होती है। तो उपयुक्त तीनों यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि उन बच्चों में खुला विचार रखने से क्या होता है? उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। किसका? क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का क्या होता है? विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ये विचार किसने दिया है? ये कथन दिया है रमन बिहारी लाल ने। किसने दिया है? रमन बिहारी लाल ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। मौखिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता है? कविता लेखन। कविता लेखन मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, जबकि वार्तालाप है, भाषण है, वाद विवाद, ये सभी क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के ही एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है? तो अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है भाषा और साहित्य में रुचि रखना। क्या होता है? भाषा और साहित्य में विकास करना, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है भाषा और साहित्य में विकास करना, यानी कि रुचि का विकास करना, बोलने तथा लिखने की योग्यता का विकास करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं होती हैं कि उनमें शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनमें शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शुद्ध भाषा की क्या होना चाहिए? अभिव्यक्ति होना चाहिए। और सशक्त भाषा क्या होना चाहिए? सशक्त भाषा होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा था कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य करना अति उपयोगी सिद्ध होता है? तो ये किसने कहा है? लेव नॉन ने कहा है। लेव वॉन ने क्या कहा है? लेव वान ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष में क्या होना चाहिए? लिखित कार्य की अपेक्षा अगर मौखिक कार्य कराया जाए तो ये ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। साहित्य में रुचि किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है? तो साहित्य में रुचि वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी है, कविता दरबार है। ठीक है, कवि दरबार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, साहित्य में रुचि वाद विवाद के माध्यम से, अंताक्षरी के माध्यम से और कवि दरबार के माध्यम से क्या किया जा सकता है? रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? तो लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? स्वतः लेखन में रुचि। क्या है? स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन और शब्दकोश में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन और शब्दकोश में वृद्धि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, और लास्ट क्या है? ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, मयंक सुंदर और वह हंसमुख है। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य को सरल में हमें बदलना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, ये गलत हो जाएगा। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, ये भी गलत हो जाएगा। मयंक सुंदर और हंसमुख है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सरल वाक्य हो गया। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, तो मयंक सुंदर और हंसमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस पर चिन्ह लगाइए। यानी कि वो सही बताना है जिस पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं यह मुझसे ना होगा। यानी कि नहीं के बाद क्या किया गया है? अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जबकि नहीं ये है, ये गलत है। नहीं के बाद विराम यानी कि विराम का चिन्ह नहीं लगाते हैं, नहीं एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते, यानी कि विस्मयबोधिक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि एक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही उपयोग है? किस विकल्प में विराम चिन्हों का उपयोग सही है? तो जीवन विश्व की संपत्ति है, गलत है। जीवन विश्व की संपत्ति, ये भी गलत और ये भी गलत। तो सही आंसर हो जाएगा जीवन विश्व की संपत्ति है। इनमें किसका प्रयोग किया गया है? इन्वर्टेड कॉमास यानी कि उद्धृत चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों का विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक उपयुक्त चिन्ह है उसका क्या कीजिए? उस विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आए या ना आए मैं अवश्य जाऊंगा, गलत। यह इसका सही आंसर हो जाएगा वह आए या ना आए मैं अवश्य जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, उपयुक्त में से कौन सा ई प्रत्यय से बना है? किससे बना है? ई प्रत्यय से बना है। इसी प्रकार से हस, ये क्या है?
इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, इसमें ना लगा है, हस ना, ठीक है। मालिक माल, माली इक, ठीक है, क्या हो जाएगा, माली इक यानी कि मालिक, भूखा, भूख, भूख आ, ठीक है, भूख आ, तो भूखा आ है। तो ई प्रत्यय किसमें है, हंसी में। ई प्रत्यय किसमें प्रयोग किया गया, ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है हंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, महिमा शब्द किस प्रत्यय का संयोजन से बना है। महिमा किस शब्द के प्रत्योजन से बना है, प्रत्यय से बना है। मह इमा, क्या होगा, मह इमा, क्या बना, महिमा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो वाक्य निहित है, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक। मैंने ये कामना की, मैंने ये इच्छा की कि आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य निहित है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, या फिर विधिवाचक है, या आज्ञासूचक वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा वो उत्तीर्ण नहीं होगा। तो हम ये संकेत कर रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से किस मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया है, इनमें से किस में मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य क्या है, तुम्हारा मन जो है वो मंगलमय हो, तुम्हारा मन मंगलमय हो, या तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कार्य मंगलमय हो। तो इसमें कौन से वाक्य का प्रयोग किया गया है, इसमें इच्छार्थक वाक्य का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, राकेश आया होगा, क्या राकेश आया होगा, यानी कि मुझे क्या है, हमें संदेह है, हमें संदेह है कि क्या राकेश आया होगा या नहीं आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं वो क्या होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य निहित है, इनमें संयुक्त वाक्य निहित है। कौन सा वाक्य निहित है, संयुक्त वाक्य निहित है। संयुक्त वाक्य की पहचान देख लेते हैं, इन शब्दों में, इन शब्दों में और, इन शब्दों में और, एवं, ठीक है, तथा, ब, अथवा, यानी कि जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द को जोड़ा जाए, जिन जिन शब्दों से क्या हो, जिन शब्दों के द्वारा दूसरे शब्द वाक्य को जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जिनमें की है, जो सो है, जैसी वैसी, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, ऐसे वाक्य कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। क्या कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य, क्या कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए, विस्मयादिवाचक चिन्ह वाक्य का चयन कीजिए। तो छी, क्या होगा, छी, जिसमें छी आए, ठीक है, जिन शब्दों में छी आए, हाय, अरे, ठीक है, या प्रसन्नता वाले वाक्य आए तो उन्हें, उनमें क्या प्रयोग किया जाएगा, उनमें विस्मयादिवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और वो वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो उस पहला ऑप्शन क्या है, उसने दरवाजा खोला, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, जल्दी दरवाजा खोलो। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य क्या है कि जल्दी दरवाजा खोलो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के।
अब हम ये देख लेते हैं कि 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार क्या होता है? पांचवा प्रकार होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या होता है? छठा होता है प्रश्नवाचक। छठा क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। सर्वनाम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम मुख्य रूप से होते हैं 6 प्रकार के। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा क्या है? छठा है प्रश्नवाचक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों में संज्ञा के पहले विशेषण आते हैं। क्या होते हैं? जिन शब्दों में संज्ञा के पहले विशेषण शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण क्या होगा? ये हथियार मेरे हैं। ये हथियार मेरे हैं। क्या है? ये हथियार मेरे हैं। तो इसमें ये का क्या है? इसमें ये शब्द जो है वो क्या है? वो सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, और हथियार क्या है? हथियार है संज्ञा शब्द। हथियार क्या है? संज्ञा शब्द। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जिनमें संज्ञा के पहले सर्वनाम उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा के पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। आलसी व्यक्ति। ठीक है, आलसी व्यक्ति जिसमें क्या हो? जिन विशेषण का प्रयोग करने के बाद क्या हो? संज्ञा शब्द आए। क्या है? आलसी व्यक्ति है, आलसी आदमी है। ठीक है, तो आप अगर विशेषण की पहचान को देखें तो आप किसी संज्ञा शब्द के आगे क्या करें? विशेषण का प्रयोग करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये विशेषण शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आलसी व्यक्ति यानी कि आलसी जो है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राविशेषण किसे कहते हैं? प्राविशेषण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे जो विशेषण की विशेषता बताएं। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? शीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गुड़िया तेज चलती है। गुड़िया तेज चलती है। जिसमें से और ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें हम और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जो संज्ञा के पहले जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आप बुद्धिमान व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? बुद्धिमान व्यक्ति, यानी कि इसमें विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार से शीला गुणवान नायिका है। शीला कैसी है? गुणवान है। कैसी है? गुणवान है। इसी प्रकार से हीरा चतुर बालक है। हीरा चतुर बालक है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया उपस्थित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? तो लिखना। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया। जबकि जागना, सोना, हंसना ये सभी क्या है? ये सभी अकर्मक क्रिया है। ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ममता पुस्तक पढ़ती है। ममता क्या करती है? पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें क्या है? कर्त, यानी कि कोई भी कार्य
किया गया है। ठीक, कर्तवाच्य। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, उपयुक्त में से कौन सा नी प्रत्यय से बना है? उपयुक्त में से कौन सा नी प्रत्यय से बना है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिखना। लिख में ना धातु का प्रयोग किया गया। लिख धातु में ना प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बना? लिखना बना। इसी प्रकार से महानता में क्या बना? महान। ठीक है, महान में ता लगाकर क्या बना? महानता बना। यानी कि ये क्या है? ये प्रत्यय शब्द है। और लास्ट क्या है? करनी। कर में नी का प्रयोग करके, कर में नी का प्रयोग करके क्या बना? करनी। क्या बना? करनी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, जातिवाचक सर्वनाम शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो डी ऑप्शन क्या है? बचपन। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से सुशील और कामयानी क्या है? सुशील और कामयानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और डॉक्टर क्या है? डॉक्टर है जातिवाचक सर्वनाम। डॉक्टर क्या है? जातिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो डॉक्टर क्या है? एक जाति है, यानी कि जातिवाचक सर्वनाम शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? क्रोध। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्रोध का विशेषण हम कैसे बनाएंगे, क्रोध का विशेषण कैसे बनेगा? क्रोधी। क्या बनेगा? क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी आदमी, क्रोधी स्त्री। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण शब्द। क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। और इसमें संज्ञा शब्द क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया क्रोध। संज्ञा शब्द क्या हो गया? क्रोध। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राण को हमेशा किस में प्रयोग करते हैं? प्राण को हमेशा किस में प्रयोग करते हैं? बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जबकि ग्रंथ को हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं? पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। इसमें क्या दिया है? सभी प्रश्नों में से 4-4 वाक्य दिए हैं। सभी प्रश्नों में क्या दिया है? 4-4 वाक्य दिए हैं। इनमें से एक वाक्य सही है। इनमें से एक वाक्य सही है। आपको सही वाक्य चुनना है और उसका उत्तर बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें हम पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। बी ऑप्शन है रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है। सी ऑप्शन है रवि 7वें में पढ़ता है। और डी ऑप्शन क्या है? रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है? तो पहला ऑप्शन है अपने सभी सामान को संभाल कर रखिए। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। अपने सामानों को संभाल कर रखिए और अपने सामान को संभाल कर रखिए। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अपने सभी सामानों को क्या कीजिए? संभाल कर रखिए। कैसे रखिए? संभाल कर रखिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है। आपके आशीर्वाद आवश्यक है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें हमें शुद्ध रूप छांटना है। शुद्ध रूप क्या है? ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गए। ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गए। ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गए। और ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर की कृपा से सा आनंद पहुंच गए। कैसे? सा आनंद, खुशी खुशी पहुंच गए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। उनके एक पुत्र है, एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है और उनको एक पुत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। उनके एक पुत्र है, उनके कितने पुत्र हैं? उनके एक पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें हमें शुद्ध रूप छांटना है। उसने बुद्धिमानता का काम किया, गलत। उसने बुद्धिमान्यता का काम किया, गलत। उसने बुद्धि मानने का काम किया, गलत। तो उसने बुद्धिमानी का कार्य किया। कैसा कार्य किया? उसने बुद्धिमानी का कार्य किया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, यह हमारा है। उसके पास जो कलम है सो हमारा है, और उसके पास जो कलम है ये हमारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके पास जो कलम है वह हमारा कलम है। कैसा कलम है? वह हमारा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन क्या है? किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकनी चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी के चरित्र पर कीचड़ को नहीं उछालना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। जीवन में साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवन और साहित्य का कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरा है सब आपका है। ऑप्शन बी है जो कुछ मेरी है सब आपकी है, गलत हो जाएगा। जी कुछ मेरा आप सब आपके, गलत। उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरा है सब आपका है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने क्लासेस का क्या करें? रिवीजन कर सकें, अपने सब्जेक्ट का क्या कर सकें? रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। प्रकृति की सुंदरताओं में मेरा मन मोह लिया, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित की हुआ। तीसरा ऑप्शन है प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ, और चौथा ऑप्शन क्या है? प्रकृति की सुंदरता में मेरा मन मोह लिया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा। भ्रमर पुरुष के परागों को चूसता है, भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। भ्रमर यानी कि भंवरा पुष्प का पराग चूसता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही क्या हुआ? ट्रेन चली गई। ऑप्शन गलत। मैं जैसे ही ट्रेन को पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, त्यों क्या हुआ? ट्रेन चली गई। ऑप्शन गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा। लहराते खेत हरे भरे, लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत। ऑप्शन सी है खेत हरे भरे लहराते, और ऑप्शन डी क्या है? हरे लहराते खेत भरे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हरे भरे लहराते खेत। क्या होगा? हरे भरे लहराते खेत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? बंदर। बंदर को क्या कहते हैं? बंदर को कहते हैं मरकट।
क्या कहते हैं? बंदर को मरकट कहते हैं, बानरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बानरा कहते हैं, कपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपी कहते हैं। तो बंदर के क्या हो गए? ये पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा रमेश। रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक। रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक। अच्छाई क्या है? अच्छाई और ममता क्या है? ये है भाववाचक। ये क्या है? ये भाववाचक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? पुस्तक। क्या है? पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, फा का उच्चारण स्थान है। फा का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने आगे बताया है और क्लास में भी कराया है, जिसमें मैंने सीक्वेंस में क्लासेस पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। उनमें मैंने वर्णमाला शब्द को, उसमें मैंने वर्णमाला चैप्टर को पढ़ाया है और उसमें मैंने उच्चारण को भी बताया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कचट तप। कचट तप से मैंने क्या बताया था? कचट तप से मैंने आपको बताया का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चा का क्या होता है? चा का तालु होता है। टा का मुर्दा होता है। ता का क्या होता है? दंत। और पा का क्या होता है? ओष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। पा के बाद क्या आता है? फा आता है। पा फा बा भा, तो ओष्ठ हो जाएगा इसका सही उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो होश क्या है? होश क्या है? होश क्या है? होश बहुवचन शब्द है। होश क्या है? बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो हमें इसमें वाक्य को देखना है। मेरी होश उड़ गई, गलत। मैं होश उड़ गई, गलत। हमारा होश उड़ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे होश उड़ गए। मेरे होश उड़ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, राम ने बाण से रावण को मारा। राम ने बाण से रावण को मारा। किससे मारा? राम ने बाण से। किससे? बाण से। तो इसमें से में कौन सा कारक चिन्ह है? से में कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होगा? करण। करण कारक होगा। इसमें कौन सा कारक निहित होगा? इसमें करण कारक निहित होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो पहला ऑप्शन है मैंने उसे पढ़ाया, कर्तावाचक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का क्या है? उपन्यास है, संबंधवाचक, बिल्कुल सही है। आजकल यह है घर पर नहीं आता, अधिकृत, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा। इसमें कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। इसमें कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक निहित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। किसमें? रेखांकित शब्द, यानी कि उसकी में कौन सा सर्वनाम उपस्थित है? उसकी में कौन सा सर्वनाम उपस्थित है? तो इसमें होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसमें जिसकी और इसकी किसका प्रयोग किया जाता है? जिसकी, उसकी, जो, सो, ठीक है। जो, सो, जैसी, बैसी, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो कौन सा सर्वनाम उपस्थित होता है? संबंधवाचक सर्वनाम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह को क्या कहते हैं? यह को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जबकि कोई को कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जबकि क्या और कहाँ क्या होते हैं? क्या और कहाँ होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में जो वाह वाह है वो क्या है? वो क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी में होता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, वह गलत होने से
डरती है वह गलत होने से डरती है। तो यहाँ पर जो से है, से के बाद यहाँ पर डैश आएगा। क्या आएगा? डैश आएगा। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो वह गलत होने से डरती है, क्या होगा इसका सेंटेंस? क्या होगा इसका सेंटेंस? होगा वह गलत होने से यहां पर होगा बहुत। क्या होगा? यहां पर होगा बहुत। क्या होगा? बहुत डरती है। क्या होगा? वह गलत होने से बहुत डरती है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, यह मेरा डैड डैश है कि आज बारिश अवश्य होगी। यह मेरा क्या है? यह मेरा कथन है या अनुभव है या आकलन है या अनुमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। क्या होगी? आज वर्षा अवश्य होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। तो व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित जो पद है यथास्थान, वह क्या है? तो वह है अव्यय। ये अध्ययन गलत लिखा है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर अध्ययन गलत लिखा है। क्या है? यहाँ पर अध्ययन गलत है। क्या है? एक मिनट हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अध्ययन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा अव्यय। क्या होगा? यहाँ पर होगा अव्यय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा होती है। जटिल में क्या लगेगा? जटिल दृष्टि। क्या होगा? जटिल दृष्टि होगा। ये भी गलत हो जाएगा। जटिल समस्या, यानी कि ये सही होगा। जटिल प्रश्न, जटिल स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जटिल समस्या। क्या होगा? जटिल समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न के क्या होगा? के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के क्या है? यहाँ पर होगा के 4 संभावित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी कि हीरा जो जयपुर है उसको छोड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो अपादान कारक होते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें अलगाव का भाव होता है। अलगाव यानी कि बिछड़ने का या फिर किसी चीज को छोड़ने का भाव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपादान। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें उपस्थित कौन सा कारक है? अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानवता। मानव शब्द के लिए क्या होगी? मानवता। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। क्या होगा? राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, लिखा नहीं जाता। ऐसे शब्द जिसमें लिखा नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ठीक है, खाया नहीं जाता। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं भाववाच्य। क्या होते हैं? ऐसे शब्द क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं। क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का उपयोग
प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? संदेहार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुमने अखबार पढ़ा होगा। इसमें क्या है? इसमें संदेह का क्या हो रहा है? इसमें संदेह का भाव निहित है। ठीक है, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जैसे हिनहिनाना, जैसे हकलाना, ठीक है, फड़फड़ाना, झुटलाना, मिमियाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झुटलाना। झुटलाना नहीं, जिसमें क्या हो? दो शब्द, यानी कि शब्दों की क्या हो? बारंबारता हो, जिसमें शब्दों की बारंबारता हो, जैसे मिमियाना है, हिनहिनाना है, फड़फड़ाना है। ठीक है, तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होगी? झुटलाना। क्या होगी? झुटलाना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? ये कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, श्याम ने गाना गाया होगा। श्याम ने गाना गाया होगा, तो ये हो जाएगा अपूर्णभूत। क्या होगा? अपूर्णभूत, यानी कि उसने गाया होगा या नहीं गाया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, श्याम ने गाना गाया होगा, संदिग्ध भूत। मतलब इसका मतलब यह है कि श्याम ने गाना गाया होगा या नहीं होगा, यानी कि इसमें संदेह की भावना निहित है, इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध भूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अध्यय नहीं होगा, यहाँ पर होगा अव्यय को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है तो क्या है? अब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, वह किधर गया? वह किधर गया? किधर, इधर, उधर। तो किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें धीरे धीरे, वह व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा था, यानी कि जाना क्या है? ये एक क्रिया शब्द है। ये क्या है? ये क्रिया शब्द है। तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? अत्यंत। वह अत्यंत भूखा है। क्या है? वह अत्यंत भूखा है। तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत का उदाहरण है, तो अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है? वर्षा हुई थी। ठीक है, अपूर्ण भूत का क्या उदाहरण है? आपका पुत्र मिल गया था, वह बालक सो रहा है, या वर्षा हुई होगी, या वर्षा हुई थी। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बालक सो रहा था, अभी उठा होगा या नहीं, यानी कि अपूर्ण, पूरा भूत नहीं हुआ। क्या है? अपूर्ण भूत। क्या होगा? अपूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूत काल होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो वाचन द्वारा अधिगम को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? सुनकर, बोलकर, स्वयं बोलकर, यानी कि उपयुक्त सभी के माध्यम से वाचन द्वारा अधिगम को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, वाचन की आवश्यकता होती है। वाचन की आवश्यकता किसको होती है? महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर। बिल्कुल सही है। अवकाश के क्षणों में सदुपयोग के लिए रचनाओं को पढ़कर। ठीक है, रचनाओं को पढ़कर अन्य लोगों को सुनाकर, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, वाचन का महत्व है। वाचन का क्या महत्व है? तो वाचन का महत्व है, वाचन का क्या महत्व है?
वाचन एकाकी होता है, बिल्कुल सही, एक व्यक्ति उसको करता है। वाचक सामूहिक भी हो सकता है, विभिन्न व्यक्तियों के साथ भी मिलकर हम कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। कोई अशिक्षित बच्चा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको वाचन करा कर क्या कर सकते हैं, उसको शिक्षित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, अनुकरणात्मक वाचन उद्देश्य नहीं है। अनुकरणात्मक वाचन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है, शुद्ध पावन का अभ्यास, यहाँ होगा शुद्ध वाचन का अभ्यास, लिखकर समझाना, विराम चिन्हों आदि को जान कराना, आदि की क्या कराना, आदि का ज्ञान कराना, वाचन कृतियों को समझना और समझाना। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरणात्मक वाचन का उद्देश्य क्या नहीं, लिखकर समझाना। लिखकर समझाना नहीं होगा, क्योंकि अनुकरणात्मक यानी कि किसी अगर टीचर ने आपको कुछ पढ़ के सुनाया है तो उसका उनके अनुसार ही अनुसरण करना क्या है, अनुकरणात्मक वाचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है, तोतलाना। क्या कारण है, तोतलाना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक पत्र के समापन में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्रों के समापन में, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, जब हम किसी भी पत्र को लिखते हैं तो उसके अंत में हम क्या लिखते हैं, उसके अंत में क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। जब हम किसी टीचर को लिखते हैं कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को लिखते हैं और वहाँ पर लास्ट में क्या लिखते हैं, आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी या स्नेहकाक्षी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम किसी भी पत्र को शुरू करने से पहले किसका प्रयोग करते हैं, मान्य महोदय। क्या कहते हैं, मान्य महोदय। क्या कहते हैं, मान्य महोदय। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या है, तड़पाना। क्या है, तड़पाना। लेटना, पिघलना, छूटना, ये सभी क्या है, ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। ये सभी क्या है, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, हरिराम को पीट रहा है। हरिराम को क्या कर रहा है, पीट रहा है। तो को में कौन सा कारक चिन्ह उपस्थित है, तो को में कौन सा कारक चिन्ह उपस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, यानी कि हरि ने राम को पीटा। क्या किया, हरि ने राम को पीटा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, यह कौन सा शब्द है, यह कौन सा शब्द है, वह कौन सा शब्द है जिसमें बहुवचन प्रयुक्त है, जिसमें बहुवचन प्रयुक्त होता है। तो मैंने आपको आगे भी बताया कि प्राण जो है वो क्या है, हमेशा, प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है, पूजा को नौकरी नहीं करनी। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसमें जो रेखांकित है वो क्या है, पूजा को यानी कि कर्ता को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म को ये कार्य नहीं करना है। क्या करना है, कर्म को ये कार्य नहीं करना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण उपस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। इस बार बारिश में बहुत से ओले गिरे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग से है। तो किससे है, ग्रंथ का। मैंने आपको आगे बताया कि ग्रंथ जो होता है वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राण है, प्राण को किस में करते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुवचन किसमें, बहुवचन में, जबकि प्राण को हमेशा किस में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है, मादा मगरमच्छ। क्या है, मादा मगरमच्छ। ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है। तो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या है? वर्षा को वर्षा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 है, ये आम उसके लिए हैं। ये आम उसके लिए हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको जब संज्ञा शब्द पढ़ाए थे, मैंने जब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताया, जब मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि सर्वनाम के मैंने प्रकार बताए थे, तो उनमें मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए थे। प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, प्रथम को हम उत्तम भी कहते हैं, और अन्य पुरुषवाचक। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो उत्तम पुरुषवाचक है, जिसमें मैंने आपको बताया उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम का प्रयोग करते हैं। किसका? मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जबकि मध्यम में किसका प्रयोग करते हैं? जबकि मध्यम में किसका करते हैं? मध्यम में करते हैं तुम और तू का। किसका? तुम और तू का करते हैं। और मैंने आपको सर्वनाम में बताया है, मैंने आपको सर्वनाम में बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बताया था? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे मैंने इसके 3 प्रकार बताए थे, उत्तम, मध्यम, ठीक है, और अन्य। ठीक है, उत्तम में मैंने आपको बताया जिसमें मैं और हम का प्रयोग करते हैं। किसका? मैं और हम का करते हैं। मध्यम में तू और तुम का करते हैं। ठीक है, और अन्य में किसका बताया था? अन्य में बताया था वह, यह, ये, वे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? ये आम उसके हैं, तो वह में उसका प्रयोग भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अन्य पुरुषवाचक एक वचन संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है, दा का दा ध्वनि है। दा उच्चारण की दृष्टि से कौन से उसमें प्रयोग किया जाता है दा का? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, दंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, वेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। वेखौफ में कौन सा उपसर्ग है? वे कौन सा शब्द है? वे है फारसी शब्द। क्या है? फारसी भाषा का एक शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 है, सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है? सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द क्या है? सत्यवादी। क्या होगा? सत्यवादी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 है, मधुरता शब्द में प्रयुक्त किया गया। मधुरता शब्द में प्रत्यय है। मधुरता शब्द में क्या है? मधुर, ठीक है, ता, मधुरता। तो इसमें प्रत्यय क्या है? ता। इसमें प्रत्यय क्या है? ता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ है? तो अंतस्थ ध्वनि क्या होती है? या, रा, ला और वा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट फटा हुआ वा। ठीक है, ये अंतस्थ ध्वनि नहीं होगी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना को जागृत करने के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो उनसे विश्लेषणात्मक प्रश्नों को पूछा जाता है। कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो उनसे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी कहानी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है, जो बहुत अधिक बोलता है वो क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मुखर कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 है, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुषुप्त। क्या है? सुषुप्त। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग का अर्थ होता है चौकस भी, सचेत और सावधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहरेदार। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। कौन सा समास है? महान है जो कवि। महान है जो कवि। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? कवि की विशेषता को बताया गया। कवि की क्या विशेषता बताएगी? कि कवि जो है वो महान है। मैंने आपको समास में क्या पढ़ाया? मैंने आपको समास में पढ़ाया जिसमें विशेषता बताई जाए। जिसमें विशेषता बताई जाए तो वह कौन से कारक समास कहलाते हैं? वो समास कहलाते हैं कर्मधारय समास। कौन से समास कहलाते हैं? कर्मधारय समास कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? मुंशी ईशा अल्लाह खां। कौन है? ईशा अल्लाह खां। ठीक है,
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आप देख सकते हैं 17 में भी है, 19 में भी आया और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो कवि का क्या हो जाएगा? कवयित्री। क्या होगा? कवयित्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्या होती है, यानी कि एक वचन, द्विवचन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, अच्छाई और मानवता बचपन किस संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं? किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में क्या है? प्रति। प्रति और अक्ष। ठीक है, प्रति अक्ष। तो इसमें कौन सा प्रत्यय क्या है? प्रत्यय इसमें अक्ष है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं? वाक्य के अंत में। कब करते हैं? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है तो मित्र कैसा है, उपहार कैसा है और अध्याय कैसा है? यानी कि सूचना जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। सूचना क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 है, चौराहा शब्द में समास निहित है। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। क्या है? चार राहों का समूह, अर्थात द्विगु समास। कौन सा समास उपस्थित होगा? द्विगु समास उपस्थित होगा। ये क्या होता है? ये संख्यावाचक होता है। ये कैसा होता है? ये संख्यावाचक होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में जो कोई है वो कौन सा सर्वनाम है? तो कोई यानी कि हम नहीं जानते कि कौन खड़ा है, तो अर्थात ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है, कहानी एक गमला है। कहानी क्या है? एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्न रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो ये किसका है? ये किसने कहा है? ये कहा है प्रेमचंद्र जी ने। किसने कहा है? प्रेमचंद्र जी ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले भाव क्या हैं? उनमें संकोच की भावना, शर्मीलापन होना और झिझकना, ये सभी जो होंगे बच्चों की शिक्षा के मार्ग में क्या करते हैं? बाधा को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 है, शिक्षक बच्चों में नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? वह परिवेशीय विषयों पर कार्य कर सकते हैं, सामाजिक घटनाओं पर और अपने अनुभवों के आधार पर बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं? नज़दीकियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी पर बात करके आप क्या कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 है, बालक के सुनने, बोलने, समझने व अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत की जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्रियाकलाप के द्वारा परिवेश और परिवार इत्यादि पर बातचीत करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। उच्चारण में सशक्त क्षमता किसकी होती है? अभिव्यक्ति करने की। किसकी? अभिव्यक्ति करने की। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो किसका है? गद्य का है। किसका है? गद्य। गद्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कहानी। क्या महत्वपूर्ण है? कहानी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर क्या है? प्राथमिक स्तर। क्या है? जब हम बच्चों को उच्चारण सिखाते हैं तो वो कौन सा स्तर होता है? बच्चों की प्राथमिक अवस्था होती है। जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तब क्या करते हैं? उन्हें उच्चारण सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 है, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। किसका लिया जाता है? तो उसमें सहारा लिया जाता है गीत प्रणाली का। किसका? गीत प्रणाली का। बच्चों को गा गा कर उनको
जैसे कहानियाँ हैं, ठीक है, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और कविताओं को गा गा के सुनाना यानी कि गीत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली कौन सी है? वो है शिक्षण प्रणाली। क्या है? शिक्षण प्रणाली। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ये तीनों जो है शा, ठीक है, शा और हा, ये क्या है? ये सभी ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने महामैराथन की। आज हमने महामैराथन की किसकी की? हिंदी की, ठीक है, हिंदी की। इसमें हमने आज हिंदी का रिवीजन किया है, और हमने इसमें इतना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसका रिवीजन किया, कम समय में ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है, और आप जितना जल्दी हो सके, आप जितना हो सके रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ नया ना पढ़ें, क्योंकि अब नया पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचा है। इसीलिए आज हमारी महामैराथन है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप लोग क्लास देख लें, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी कर दें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।